बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। किसी से मिलते ही वो हमें बुरे लगते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अच्छा जानते हैं और उनकी हमारी ज़िंदगी में खुद ब खुद जगह बनती चली जाती है। लेकिन दिलों के भेद कोई नहीं जानता और हम ज़ाहिरी अच्छाई में ही खोते बहुत से धोखे खा जाते हैं। इस दुनिया में शायद माँ बाप ही सबसे ज़्यादा अपने होते हैं, जबकि बदकिस्मती से मैं और मेरा भाई अपने वालिदैन की रहमत से महरूम थे। मेरा भाई एक यतीम लड़की से ज्यादती करके भाग गया, तो मैंने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए उसका निकाह अपने शौहर से कर दिया। इसमें मेरी मजबूरी भी शामिल थी, क्योंकि मुझे कैंसर की बीमारी थी और मेरे पास वक्त कम था। उस लड़की ने मेरे घर और बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो मेरी भी बहुत ज़्यादा खिदमत करती थी, तो मैं उसकी मशकूर होती कि उसने अपना गम भुलाते खुद को मेरे घर के लिए वक्फ कर दिया है। मेरी बीमारी बहुत बढ़ गई थी, लगता था कि बस आखिरी वक्त है। तो एक दिन जब मेरा शौहर घर पर नहीं था, तो वे कामिल बाबा को घर ले आई और कहा कि ये बाबा मेरा इलाज करेगा, जिससे आज ही मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। मगर जान तो उस वक्त निकली जब उस आमिल बाबा ने मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनते मैं किचन से दूध का गिलास लेती अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि उसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और इसी तरह भूखों प्यास से निढाल अपने कमरे में बैठा रो रहा होगा। उसके रोने के पीछे जो वजह थी, उस वजह ने हम सबको ही बहुत दुखी और रंजीदा कर रखा था। लेकिन हम दोनों बहन भाई का दुख सबसे अलग और सबसे बड़ा था। सब गमगीन तो थे, लेकिन इस तरह निढाल और अधमरे नहीं थे जिस तरह मैं और मेरा भाई थे, क्योंकि हम दोनों ने उस वक्त अपने माँ बाप को खोया था। हम दोनों एक साथ माँ बाप को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमें ऐसा लगने लगा था जैसे हम एकदम से वीरान तपती सहरा जगह पर आ खड़े हुए हों। यहाँ पर कोई हमारा अपना नहीं है जो हमें इस वीराने और तपते सहरा से निकालकर अपनी मोहब्बत भरी ठंडी आगोश में ले सके। मैं शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ भी, इसीलिए कुछ दिन उनकी तरफ मुतवज्जा होते मुझे अपना गम कम होता महसूस होने लगा था। मैं भी शायद अपने गम में डूबी रहती, लेकिन बच्चे किसी न किसी काम के लिए अपनी तरफ राग़िब कर ही लेते थे, जिसकी वजह से मैं जो अपने छोटे भाई को अपने दुख में बिल्कुल ही फरामोश कर गई थी, अब उसकी याद मुझे आई तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं कैसे अपने भाई को भूल सकती हूँ। पता नहीं वो बेचारा किस हाल में होगा। ये सोचते ही मैं किचन में आ गई थी। दिल में फैसला कर लिया था कि अब खुद के साथ अपने भाई को भी संभालना था, उसे ढारस देनी थी। जानती थी कि ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो अम्मी और अब्बू का बहुत लाडला था। मेरी शादी तो अम्मी अब्बू ने कुछ जल्दी कर दी थी, तो फिर मेरे भाई ने ही अम्मी अब्बू का ज़्यादा प्यार समेटा था। कुछ वो मुझसे काफ़ी छोटा था, तो मुझे भी बहुत प्यारा था। मैं अपने बच्चों को सुला चुकी थी। मैं उनकी तरफ से बेफिक्र होकर भाई के कमरे में दाखिल हुई थी। यहाँ वो बिल्कुल मेरी तवक्को के मुताबिक बेड पर लेटा तकिए में मुंह दिए यकीनन रो रहा था, क्योंकि उसका हिलता वजूद उसकी हिचकियां भरने की निशानी थी। मैं अपने भाई के यूं तड़प तड़प के रोने पर कुर्बान जाती, जल्दी से आगे बढ़ती उसे खुद से लगा गई थी, जिसके बाद मैंने उसे खुलकर रोने दिया था ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे चुप करवाते मैंने उसे ढेरों तसल्लियां और दिलासे देते अपने साथ होने का यकीन दिलाया था। उससे कहा था कि अगर वो इसी तरह रोता रहा तो अम्मी अब्बू को बहुत तकलीफ होगी। वो अब उनके लिए नमाज और कुरान पाक पढ़कर मगफिरत की दुआ करे, क्योंकि अब उन्हें हमारे आंसू नहीं, बस हमारी दुआएं ही चाहिए थी। भाई के चुप करने पर मैंने उसे ज़बरदस्ती दूध का गिलास पिलाकर और इसी तरह छोटी छोटी बातें करते मैंने उसे सुला दिया था। उसके सोने पर मैं कमरे से बाहर आ गई थी। अपने भाई की हालत देखकर मेरे अंदर तक अफसुर्दगी फैल गई थी। अभी तो मैं उस वक्त के लिए सोच रही थी जब मुझे भाई को कहना था कि अब वो ये घर बंद करके मेरे साथ मेरे घर चले। मुझे यकीन था कि ये बात उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। एक तो माँ बाप की जुदाई और दूसरा उस घर को छोड़ना। यहाँ उसने अपना सारा बचपन गुजारा था, उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। लेकिन मैं अब अपने भाई को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि इससे वो ज़्यादा तन्हा रहता और अम्मी अब्बू की यादों में घुलता रहता। इसीलिए उसका मेरे साथ जाना ही बेहतर था। मैं इस हवाले से अपने शौहर से भी बात कर चुकी थी और उसे इस पर कोई एतराज़ नहीं था। अब्बू का कारोबार मेरे शौहर ने किसी भरोसेमंद शख्स के सुपुर्द कर दिया था, क्योंकि मेरा भाई अभी छोटा था और पढ़ रहा था, और मेरे शौहर का अब्बू के कारोबार से बिल्कुल एक अलग किस्म का काम था, तो वो एक साथ उन्हें संभाल नहीं सकता था। हम दोनों मियाँ बीवी के दिल में यह था कि जैसे ही भाई की तालीम मुकम्मल होगी तो ये सब उसके हवाले कर देंगे। इससे पहले ये इरादा था कि थोड़ी देर के लिए यहाँ का चक्कर लगा लिया करेंगे, जिससे उसे कारोबार की समझ भी आ जाएगी और उसका जहन भी बटेगा।
लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं या फिर जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए हम भी नहीं जानते थे कि जैसा हम दोनों मियाँ बीवी सोच रहे थे, ज़रूरी नहीं था कि बिल्कुल वैसा मेरा भाई करता भी और वैसा सोचता भी। वक्त गुजरने के साथ इसकी समझ बहुत जल्द आ गई थी और फिर हम चाहकर भी अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं कर सके थे। अम्मी अब्बू को गुजरे कुछ दिन हुए तो जैसे तैसे करके मैंने भाई को अपने साथ जाने के लिए राज़ी कर लिया था। वो हमारे साथ आ तो गया था और साकत उजामत अपने कमरे में बैठा रहता था। फिर कुछ मेरी और मेरी बच्चों की कोशिशों से वो दोबारा पहले जैसा होने लगा था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, तो जल्द ही वो पूरी तरह अपने कॉलेज आने जाने और पढ़ाई में मशगूल हो गया था। अपने भाई को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक ही हो रहा था। एक दिन मैंने जब भाई से कहा कि वो अब्बू के कारोबार की तरफ भी ध्यान दे, तो वो बिदक उठा और उसने कहा कि उसकी इस तरफ बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और दूसरा उसके पास वक्त ही नहीं होता कि अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ कर सके। मैंने और मेरी शौहर ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। तो मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि अभी तो बेचारा पढ़ता है, यकीनन पढ़ाई के बाद वही अब्बू का काम संभालेगा। उसके अलावा भला है ही कौन जो ये सब देखेगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे थे और मेरा भाई जवानी की दहलीज पर पहुंच रहा था, जिसे नज़र भर कर देखते भी मुझे डर लगता कि कहीं मेरी नज़र ही ना लग जाए उसे। उसने कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी जाने का उसे बहुत शौक था और वो अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में ही गया था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही थी कि वो कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगा है। पहले तो मैं उसे खुश देखकर खुश हो गई, लेकिन फिर दिल में तजस्सुस जागा कि उसकी इस खुशी के पीछे वजह जानूं। मगर इससे पहले कि मैं इस खुशी की वजह उससे पूछती, वो अपनी खुशी की वजह को घर ही ले आया, जिसे देखते ही मैं हैरान हो गई थी, क्योंकि ये मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स था। एक दिन मामूल के मुताबिक भाई यूनिवर्सिटी से आया तो अकेला नहीं था, बल्कि वो अपने साथ एक लड़की को भी लाया था। वो लड़की कुछ घबराई सी और शर्माई शर्माई सी लगती थी। मैं अपने भाई के साथ एक लड़की को देखकर परेशान तो नहीं हुई थी, बल्कि कुछ हैरान सी थी, क्योंकि मेरे भाई के लड़के दोस्त बहुत कम थे, तो अब एक लड़की को वो कैसे दोस्त बना गया था। मगर फिर जल्द ही मुझे इसकी समझ आ गई थी कि मेरे भाई ने उस लड़की से दोस्ती क्यों की है। वो लड़की मुझे काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई लगी थी, इसीलिए मुझे उसके अपने भाई के साथ दोस्ती पर कोई एतराज़ नहीं हुआ था, बल्कि मैं उस लड़की से बहुत खुश थी और वो मुझे अच्छी भी लगी थी, कि जिसकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी में मेरे वालिदैन के जाने के बाद जो थोड़ा सा खला रह गया था वो ख़त्म हो गया था। मैं, मेरा भाई, मेरे बच्चे, हत्ता कि मेरे शौहर भी उस लड़की से काफ़ी घुल मिल गए थे। वक्त के साथ दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अब दोनों एक दूसरे को नए नज़रिए से देखने लगे थे। मगर मैंने किसी से भी इस हवाले से कोई बात नहीं की थी। मुझे लगा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैंने सोच रखा था कि जैसे ही भाई की तालीम मुकम्मल होगी मैं इन दोनों की शादी करवा दूंगी। पहले पहल मुझे लगा था कि मेरा भाई उस लड़की से हमदर्दी कर रहा है और इसी वजह से उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ है, क्योंकि उस लड़की का दुख भी हमारे जैसा ही था। मतलब वो लड़की भी मेरे और मेरे भाई की तरह यतीम थी, तो मुझे यही लगा था कि भाई उसका और अपना दुख एक जैसा समझते उसकी दिलसोजी करता है। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ मुझे यकीन होने लगा था कि उन दोनों के दरमियान हमदर्दी से बढ़कर कुछ है, इसीलिए उन दोनों की शादी के हवाले से मेरा फैसला अटल था। लेकिन इस सब की नौबत ही नहीं आई। उस लड़की की शादी तो हुई, लेकिन उसके दूल्हे के तौर पर मैं जिसे देखती थी वो दूल्हा नहीं बन सका था, और जो बना था वो दूल्हा शायद मैं मर कर भी चाह नहीं सकती थी। लेकिन शायद ये ज़िंदगी इन्हीं समझौतों और अपनी सोचों के बरक्स गुजारने का नाम था। मैं आज बेसब्री से अपने भाई की यूनिवर्सिटी से वापसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए आज का दिन बहुत बड़ा था। वो चाहता था कि मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी चलूं, लेकिन मैं अपनी ख़राब तबीयत की बदौलत जा नहीं सकी थी। उसका यूनिवर्सिटी का आज आखिरी दिन था और उसे आज वहाँ सबके सामने उसकी कामयाबियों का इनाम मिलने वाला था। मैं घर में बैठे ही तसव्वुर में ही अपने से उसे इनाम लेते और खुश होता देख रही थी। मैं आज दिल से मुतमईन थी कि मैंने अपने भाई को बिल्कुल वैसा ही बना दिया जैसा कभी मेरे अब्बू चाहते थे। मेरे भाई ने आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था। मैं अपनी इन्हीं सोचों में घिरी बैठी खुद ही मुस्कुरा रही थी जब एकदम से चौंकते मैंने खिड़की की तरफ देखा था। यहाँ पर मौजूदा वक्त देखते मुझे थोड़ी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इस वक्त तक तो मेरे ख्याल में भाई को आ जाना चाहिए था। मगर मैं अपनी परेशानी में ये भूल गई थी कि शायद ये परेशानी अब मुस्तकिल मेरे सर पर सवार रहने वाली है। मेरा भाई, जिसका सोचते अभी मैं थोड़ी देर पहले अपना सर फ़ख्र से बुलंद महसूस कर रही थी, वो सर हमेशा के लिए झुकने वाला था। मेरा भाई आज अपना इनाम लेते मेरी सारी सोचों और ख्वाबों को मिट्टी में मिलाने वाला था। मैं कुछ भी नहीं जानती थी और न ही कभी ऐसा सोच सकती थी। मगर जब ये सब हुआ
तो जैसे मैं मर सी गई थी। दोपहर से शाम का वक्त हुआ तो मेरी परेशानी बढ़ गई थी। मैंने भाई को कई बार फ़ोन किया, लेकिन आगे से नंबर बंद जा रहा था, जिसकी वजह से मेरा जिस्म कांपने लगा था कि कहीं कुछ हो न गया हो, क्योंकि पहले कभी भाई मुझे बताए बगैर कहीं नहीं गया था। मेरा शौहर मेरी परेशानी देखते उसकी यूनिवर्सिटी जाकर पता कराया था, लेकिन आगे से यूनिवर्सिटी खाली देखी तो वो मायूस होते वापस आ गया था। परेशानी से रो रो कर मेरा बुरा हाल था। वो हर जगह पता कर चुके थे जहां पर हमें उसके होने की उम्मीद थी। बढ़ती शाम मेरी फिक्रों और परेशानियों में इजाफा कर रही थी। जब उसी वक्त मैंने भाई के दोस्त को घर आते देखा था, मैं भागकर उसकी तरफ गई थी कि शायद वो कुछ मेरे भाई के बारे में जानती होगी। लेकिन उसके नज़दीक पहुंचने पर जब उसकी हालत पर मैंने गौर किया तो कुछ पल के लिए लड़खड़ा सी गई थी। वो उस वक्त मेरे सामने बिखरे बालों, मुंह पर जा बजा पड़ी खराशों और कहीं कहीं से फटे कपड़ों के साथ बेहाल सी खड़ी थी। मेरे ख्याल में आया कि कहीं मेरा भाई उसके साथ तो नहीं था। यकीनन उसका किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया होगा या फिर उनको रास्ते में कोई चोर डाकू मिल गया होगा। इसीलिए मैंने धड़कते दिल के साथ उससे अपने भाई के बारे में पूछा तो वो आगे से बिलक बिलक कर रोने लगी थी, जिससे मैं उसे अपने साथ लगाती फिर से अपने भाई के बारे में पूछने लगी थी, क्योंकि जब तक अपने भाई को सही सलामत अपनी आंखों के सामने ना देख लेती मुझे चैन नहीं आना था। मगर उसने मेरे साथ लगते जो सरगोशी की, उसने मुझे जैसे जीते जी मार दिया था। मैं एकदम से लड़खड़ा गई थी। इससे पहले कि मैं गिरती वो लड़की मुझे सहारा दे गई थी। मुझे उस लड़की की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं आया था। शायद आ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अपने भाई पर खुद से ज़्यादा भरोसा था। लेकिन अपने सामने मौजूद लड़की का रोना बिलखना, उसकी बिखरी हालत और उस वक्त अपने भाई की गैर मौजूदगी मुझे किसी और तरफ सोचने भी नहीं दे रही थी। इसीलिए मैंने उस लड़की को संभालने के बजाय खुद ये खबर सुनते अपने होश खो बैठी थी। जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो वही लड़की मेरे पास खड़ी थी। उस वक्त भी वो रो रही थी, लेकिन उसकी हालत पहले से कुछ बेहतर थी। पता नहीं मुझे कितनी देर बाद होश आया था। मैं उस लड़की की तरफ देख ही रही थी जब उस वक्त मेरा शौहर भी वहीं चला आया। वो भी मुझे परेशान लग रहा था। मैंने उसे देखते ही एक बार फिर अपने भाई के बारे में पूछा था, तो आगे से उसके नफ़ी में सर हिलाने पर मैं रोते हुए अपनी आंखें बंद कर गई थी। मेरे अंदर अपने शौहर और उस लड़की का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए बस शर्मिंदगी से रोई जा रही थी। मगर दिल में एक कसक सी थी, एक बार अपने भाई से सामना करने की ख्वाहिश, क्योंकि जब तक अपने भाई के मुंह से उसका जुर्म न सुन लेती मेरे दिल को यकीन नहीं आने वाला था। उस वक्त जो हालात थे, मेरे पास अपने भाई की पाकबाजी का कोई भी सबूत नहीं था। इसीलिए सिवाय नज़रें झुकाने और रोने के मेरे पास कोई चारा नहीं था। अस्पताल आए मुझे एक रात गुजर गई तो मुझे हैरानगी होने लगी कि आखिर मुझे ऐसा भी क्या हो गया है कि अभी तक अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल रही है। जब ये बात मैंने अपने शौहर से पूछी तो उसने नज़रें चुराते जो इंकिशाफ किया, उसने मेरे असल मायनों में होश उड़ा दिए थे। मैं बिलक बिलक कर रोती थी कि आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं जो कल शाम इतना खुश थी, वो सारी खुशियां बस खत्म हो चुकी थी। पहले भाई का कहीं चले जाना, उसका जाने से पहले अपनी यतीम दोस्त से ज्यादती करना, और अब मुझे इतनी खतरनाक बीमारी लग चुकी थी। मुझे लगा कि अब बस जल्द ही मैं ख़त्म हो जाऊंगी। अपने भाई की शर्मनाक हरकत से मुझे लगा था कि मैं जीते जी मर गई। अब हकीकत में मेरी मौत बहुत करीब थी। मुझे कैंसर का मर्ज लाक हो चुका था और डॉक्टर्स ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी। मैं एकदम से बूढ़ी हो गई थी और चुप भी। घर आने के बाद हालात को मद्देनज़र रखते मैंने एक बड़ा फैसला कर लिया था। मेरा फैसला सुनते ही पहले मेरे शौहर नहीं माने, लेकिन फिर मैंने उसे बच्चों का वास्ता देते अपनी बात मनवा ही ली थी। जिस लड़की से मेरे भाई ने ज्यादती की थी, मैंने उसका निकाह अपने शौहर से करवा दिया था। मैंने उस लड़की की भी ज़िंदगी संवारने की कोशिश की थी और साथ आने वाले वक्त में अपने शौहर और बच्चों की बेहतरी के लिए मुझे ये फैसला बिल्कुल ठीक लगा था, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा घर बिखर कर रह जाएगा। अब ये आसरा था कि ये लड़की मेरे घर को और बच्चों को संभाल लेगी। वो लड़की मेरा भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मेरी बीमारी से ज़्यादा मुझे मेरे भाई की गुमशुदगी ने मरने के नज़दीक ला खड़ा किया था। मेरी समात और आंखें हमेशा भाई की मुंतज़िर रहती थी, क्योंकि एक बार मैं उससे मिलकर उसके सर अंजाम दिए फेल को उसके मुंह से सुनना चाहती थी। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा था और मैं दिन ब दिन मायूस होती जा रही थी, जिसकी वजह मेरी बीमारी और ये दुख मुझे अंदर से बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे थे। पता नहीं क्यों मेरे दिल को बहुत से वहमात और वसवसों ने घेर लिया था। दिल को हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी लाहक रहती, जैसे मज़ीद कुछ बुरा होने वाला है। तब मैं सोचती कि अब मज़ीद क्या बुरा होगा। मेरा भाई जिस पर मुझे फ़ख्र था वो एक यतीम लड़की से ज़्यादती करके भाग चुका है, तो मेरी सोच के मुताबिक इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर भी दिल को कई दलीलें देने के बावजूद एक धड़का सा लगा रहता था
खुद को परेशानी से निकालने के लिए मैं बच्चों की तरफ तवज्जो देने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो अब मुझसे ज़्यादा उस लड़की की तरफ राग़िब हो गए थे, जिस पर मैं दिल में कोई बात लिए बगैर खुश हुई थी कि उस लड़की ने और मेरे शौहर ने मुश्किल के इस वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, जिसके लिए मैं उनकी एहसानमंद थी। मेरे शौहर ने मेरे अब्बू का कारोबार भी बहुत अच्छे से संभाल लिया था और वो अब हर वक्त काम में ही मसरूफ़ रहता था। एक दिन मेरी तबीयत बार बार बिगड़ रही थी, लेकिन मेरा शौहर घर पर नहीं था, जिसकी वजह से मेरे शौहर की दूसरी बीवी ने कई बार उसे बुलाने को कहा, लेकिन मैं इनकार कर देती तो वो खुद ही घर से चली गई। और जब वापस आई तो उसके साथ एक आमिल बाबा थे। उस लड़की ने कहा, ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, उम्मीद है ये तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, अब यही तुम्हारा इलाज करेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद उस लड़की के वहां से हटते ही उस आमिल बाबा ने मेरे कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही मेरी जान निकल गई थी। आमिल बाबा की बात कुछ ऐसी थी कि मैं साकत जामत बैठी रह गई थी। मेरी गुमसुम हालत देखकर वो आमिल बाबा जल्द ही वहां से चला गया तो मुझे उसके जाने पर बहुत अफसोस हुआ। मुझ पर कुछ इस तरह अफसुर्दगी छाई कि मैं जो शौहर की लाई दवाइयाँ खाती थी वो खानी बंद कर दी, मगर ये बात मैंने किसी को भी मालूम नहीं होने दी थी। जैसे ही मैंने वो गोलियाँ खानी छोड़ी, इससे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे जो पहले बेवक्त नींद आती थी वो नींद आना कम हो गई और मैं एक बार फिर खुद को घर के कामों में मशगूल करने लगी, जिससे मेरा शौहर और वो लड़की बहुत मना करती, लेकिन मैं उनको टाल देती। वो लड़की हर वक्त यही चाहती थी कि मैं बिस्तर पर पड़ी आराम करती रहूं और मैं उसकी इस मोहब्बत पर आंखों में शुक्र के आंसू लिए उसे देखती रहती थी। बेशक मेरे भाई ने उसके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन वो फिर भी मेरा इतना ख्याल रखती है। आमिल बाबा के जाने के बाद दूसरे दिन वो लड़की मुझसे बोली, बाजी आपकी तबीयत बेहतर लग रही है तो आपको दोबारा उस आमिल बाबा से इलाज करवाना चाहिए। मैंने उसकी बात सुनते इस बात में सर हिलाया और कहा, हाँ वाकई मेरी तबीयत में एक दिन में बहुत सुधार आया है, तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि आमिल बाबा को यहाँ बुलाने की बजाय मैं वहीं उसके पास चली जाऊँ। मेरी बात सुनते ही वो लड़की बोली कि वो भी मेरे साथ चलेगी, लेकिन मैंने उसे घर पर रुकने को कहा और ख़ुद आमिल बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ी थी। मेरी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आई थी, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी। मैंने बस उस लड़की के सामने ड्रामा किया था कि मेरी तबीयत बेहतर है, जो कि आमिल बाबा की वजह से है, और अब मैं अकेली एक बार फिर उस आमिल बाबा से मिलने पहुंच गई थी, क्योंकि कल आमिल बाबा की अधूरी बात आज मैं मुकम्मल सुनने का इरादा रखती थी। उस लड़की से ये सब छुपाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर उसे मैं आमिल बाबा की कही बात बता देती तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां मैं जाना चाह रही थी। यहां झूठ और सच का पर्दाफाश होना था, मेरे सामने खुलकर आनी थी। आज मैं अपनी खराब तबीयत को भूलते बस तेज कदमों से चल रही थी। मुझे उस आमिल बाबा तक पहुंचने की बहुत जल्दी थी। दिल में बेचैनी और एक तड़प सी थी। मैंने उस आमिल बाबा के कल हमारे घर से जाने के बाद से अब तक का वक्त बड़ी मुश्किल से काटा था। अपनी मंजिल तक पहुंचते ही मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे थे और मैंने उस आमिल बाबा को देखते ही खुद से गले लगा लिया था। वो आमिल बाबा कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी असलियत छुपाते ही रूप धारना पड़ा था। कल उसने मेरे कान में यही बोला था कि वो कोई सच का आमिल बाबा नहीं है बल्कि मेरा भाई है। काफ़ी देर रोने के बाद हम दोनों एक जगह बैठे तो मैंने उस पर सवालों की बारिश कर दी थी और उसके किए जुर्म का पूछा था। शायद इसी जुर्म की सज़ा से बचने के लिए उसने आमिल बाबा का रूप धारा था, मगर अपने भाई के मुंह से निकलती बातें सुनते मेरा सर चकराने लगा था। मुझे लगा इतनी बड़ी धोखाधड़ी पर मैं अपने हवास खो बैठूंगी, और मुझे ये धोखा मिला भी वहां से था जहां से कभी ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। मेरा भाई अपने साथ हुए जुर्म का बताते एक बार फिर से मेरे साथ लगते रो पड़ा था। उसने रोते हुए कहा कि वो अब किसी पर एतबार नहीं कर सकेगा और अब वो मेरा इलाज खुद अपनी नज़रों के सामने करवाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि इस बीमारी के पीछे भी किसी का कोई फ़ायदा छुपा हुआ ना हो। उस दिन मैंने अपने भाई का हाथ पकड़ा था और घर के रास्ते पर चल पड़ी थी। भाई अपने असर हुलिये में लौट आया था। जब घर में मेरे साथ मेरा भाई भी दाखिल हुआ तो उस लड़की और मेरे शौहर को जैसे सांप सूंघ गया था, लेकिन फिर जल्दी हवासों में आते उस लड़की ने रोना शुरू कर दिया और दोबारा से मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसके साथ ज्यादती की थी। दूसरी तरफ मेरा शौहर भी बढ़ चढ़ कर आगे आता मेरे भाई पर गुस्सा करने लगा कि वो किस मुंह से इस घर में आया है, और मुझे भी बुरा भला कहने लगा कि मैं इतना कुछ होने के बाद भी अपने भाई का हाथ पकड़े घर ले आई हूँ। मुझे शर्म आनी चाहिए। मैं और मेरा भाई बिल्कुल चुप थे। हम उन दोनों को खुलकर बोलने दे रहे थे, क्योंकि हमने उन दोनों मुनाफिक लोगों को चुप करवाने का इंतजाम कर दिया था। वो दोनों अभी मजीद बोलते कि उसी वक्त घर में पुलिस आ गई, जिसे देखते ही उस लड़की और मेरे शौहर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। मेरे भाई ने उस लड़की से कोई ज्यादती नहीं की थी, बल्कि ये सब मेरे शौहर और उस लड़की का ड्रामा था।
वो दोनों पीठ पीछे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों को पैसों का लालच था, तो उन्होंने मेरे भाई को रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया और मेरे भाई का गला दबाते अपनी तरफ से बिल्कुल खत्म कर दिया था। लेकिन उसकी सांसें अभी बाकी थी और वो किसी न किसी तरीके से खुद की जान बचाता कुछ अरसे के लिए छुप गया था, ताकि सेहतयाब होकर बाकायदा सबूत लेकर सामने आए और उनके बचने का कोई रास्ता नहीं बचे। मेरे भाई को पहले ही उन दोनों पर शक हो गया था, तो जब वो उसे मारने पहुंचे तो मेरे भाई के सेलफोन का रिकॉर्डर ऑन था और उनकी बातें उसमें रिकॉर्ड होती चली गई और वही उनके खेल के इख्तिताम का सबब बनी थी। अपनी हकीकत खुलने पर दोनों हक्का बक्का रह गए थे, क्योंकि अपनी तरफ से तो उन्होंने बहुत होशियारी से काम किया था, लेकिन फिर भी पकड़े गए थे। पुलिस उन दोनों को ले गई थी और मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई थी। सारी जिंदगी जिस शौहर को अच्छा जाना था वही धोखा दे गया था। अपने भाई के हवाले से मेरे दिल की गवाही सच्ची निकली थी और वो सच में बेगुनाह था। मैं यही चाहती थी कि वो सामने आए और बेगुनाह साबित हो, लेकिन इसके साथ जो चेहरे बेनकाब हुए उसने हम दोनों को बहुत बड़ा सबक दे दिया था। उसके बाद मेरे भाई ने मेरा इलाज करवाया, जिससे मैं बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। एक अच्छी लड़की देखते मैंने अपने भाई की शादी करवा दी थी और अब हम एक साथ बहुत खुश थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।